मेरा ताल्लुक़ एक निचले मुतवस्सत घराने से था। वालिद और वालदा इस दुनिया में नहीं थे। 5 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थीं। वालिद की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपना घर बना सकते। सारी ज़िंदगी किराए के घर में गुजार दिए। सब भाई बहनों की शादियां हो चुकी थीं। भाई सब ही किराए के घर में रहते थे। सिर्फ मैं अभी कुंवारा था और सबसे बड़े भाई के साथ रहता था। मैंने भी ग्रेजुएशन करने के बाद मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेरी उम्र तकरीबन 27 साल हो चुकी थी। भाई और भाभी ने जोर दिया कि अब शादी कर लो, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मैं चाहता था कि अपना मकान बना लूं, फिर शादी करूं। लेकिन मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं मकान बनाने के चक्कर में पड़ा तो मेरी शादी की उम्र निकल जाएगी। लिहाजा भाई और भाभी को इशारा दे दिया कि मेरे लिए कोई लड़की तलाश करें। मुझे भी शादी से कबल एक मकान किराए पर लेना था जहां मैं अपनी बीवी को रख सकूं। जल्द ही भाभी को एक रिश्ता मिल गया। लड़की जिसका नाम फ़ायज़ा था, के भी माँ बाप नहीं थे। जब पाकिस्तान बना और मुहाजिरीन नक़ल मकानी कर रहे थे, इस वक्त फसादात में फ़ायज़ा की पूरी फैमिली को मार दिया गया था। किस्मत से फ़ायज़ा बच गई थी, लेकिन इसने अपनी फैमिली के मारे जाने के तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे, जो इसके जहन पर नक्श थे। फ़ायज़ा के मामू इसको अपने साथ पाकिस्तान ले आए थे और अपने बच्चों की तरह ही फ़ायज़ा की परवरिश की थी। फ़ायज़ा बहुत खूबसूरत थी, रंग गोरा और नक़ूश इंतहाई दिलकश। घर के हर तरह के कामकाज कर लेती थी, यानी इंतहाई सुघड़ लड़की थी। और फिर मेरी शादी हो गई। फ़ायज़ा दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई, जहां इसने अकेले मेरे साथ रहना था। ना कोई सास ससुर, ना नन्हे और ना कोई देवर। अक्सर लड़कियों की ये तमन्ना होती है कि वो अपने शौहर के साथ अकेले रहें, जहां सिर्फ इसका राज हो, सास ससुर का कोई झंझट ना हो। फ़ायज़ा भी मुझसे शादी करके बहुत खुश थी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी। अभी हमारी शादी को 4 महीने ही हुए थे कि फ़ायज़ा ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, कोई दूसरा घर ले लें। मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है, यहाँ क्या मसला है, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। वो हर 2-3 दिन बाद मेरे पीछे लग जाती कि वो इस मकान में नहीं रह सकती। बाकी तो सब ठीक था, लेकिन इसकी बिला वजह की ख्वाहिश ने मुझे भी परेशान कर दिया। मुझे ये घर बहुत सूट करता था, क्योंकि एक तो इसका किराया कम था, दूसरे मेरी कंपनी से भी करीब पड़ता था। एक दिन मैं फ़ायज़ा के साथ इसके मैके गया हुआ था। वहाँ फ़ायज़ा के मामू ने नोट कर लिया कि मुझे कोई परेशानी लाहक है। इन्होंने पूछा कि क्या मसला है, बहुत परेशान लग रहे हो। पहले तो मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर इनको बता दिया कि फ़ायज़ा आजकल ख़ुद भी बहुत परेशान है और मुझे भी परेशान कर रही है। वो हर वक्त मकान तब्दील करने पर इसरार करती रहती है। न जाने वो क्यों इसरार कर रही है, बताती भी नहीं। इसके मामू ने कहा कि मैं फ़ायज़ा से पूछूंगा क्यों ऐसा चाहती है, जबकि इस मकान में कोई तकलीफ़ नहीं और किराया मुनासिब है। 2-4 दिन बाद जब हम दोबारा इसके मैके गए तो फ़ायज़ा के मामू ने दरियाफ़्त किया, बेटी क्यों तुम मकान बदलने का कहती हो, वहाँ क्या तकलीफ़ है, मुझे बताओ, ताकि मैं साजिद को राज़ी करूं कि वो कोई दूसरा मकान किराए पर ले ले। पहले तो चुप रही। जब मामू ने बहुत इसरार किया तो बोली, इस घर के सामने जो मकान है वहाँ एक लड़की खिड़की में से झांकती है। मुझे लगता है कि वो साजिद को देखती है। डरती हूँ कहीं मेरे शौहर को अपनी जानिब मुतवज्जा ना कर ले और मेरा घर बर्बाद ना हो जाए। इसके मामू ने इसको समझाया, बेटी ये तुम कैसी बातें सोचती हो, अच्छा भला घर मिला हुआ है, किराए पर ऐसा अच्छा घर मिलना आसान बात नहीं। अपने शौहर को परेशान मत करो, अपने दिल में शक को जगह ना दो। ये शक बहुत बुरी चीज़ है, इसकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। गर्ज मेरे ससुर ने काफ़ी समझाया,
فائزہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلاتی رہی، جیسے کہ دل سے سب وسوسے نکال دیے ہوں۔ اس کے ماموں مطمئن ہو گئے کہ اب یہ اپنے خاوند کو پریشان کرے گی اور نہ خود پریشان رہے گی۔ ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ 10 روز بعد ہی فائزہ نے اپنا پرانا مطالبہ دہرانا شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ زور و شور سے ضد پکڑ لی۔ اب تو کھانا پینا بولنا ترک کر دیا۔ زیادہ وقت کھڑکی میں سامنے والے گھر کو دیکھتی رہتی۔ میں دوبارہ اپنے سسر کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے تو مکان بدل ہی لو، وہ کسی وہم کا شکار رہے گی تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے ان کے ماموں کے کہنے پر دوسرا مکان تلاش کیا اور وہاں شفٹ ہو گئے، یہی سوچ کر کہ میری بیوی پرسکون ہو جائے گی تو زندگی سکون سے بسر ہوگی۔ 2 ماہ بمشکل نئے مکان میں رہے کہ فائزہ کو پھر مکان بدلنے کا خیال ستانے لگا۔ پہلے دبے لفظوں میں اس کا اظہار کیا اور پھر کھلم کھلا وہ تقاضا کرنے لگی کہ یہاں مجھے سکون نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، گھر تو بدلنا ہی ہوگا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ برابر والے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے عین اس وقت گیٹ پر آ جاتی ہے جب تم دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، وہ روز ایسا کیوں کرتی ہے آخر؟ مجھے کیا معلوم؟ ارے بھائی میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں کوئی گیٹ پر آ کر جھانکتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے۔ میں کوئی ایسا گلفام ہوں کہ ساری دنیا کی لڑکیاں اپنے گھر سے مجھے دیکھنے کو جھانکتی ہیں؟ میں نے بہت سمجھایا، فائزہ کو نہ سمجھنا تھا، وہ نہ سمجھی، میری زندگی اجیرن کر دی کہ اس گھر کو بھی بدلنا ہوگا۔ وہ ایک دن میری غیر موجودگی میں پڑوس کے اس گھر میں چلی گئی۔ وہاں ان کو لڑکی تو نہ دکھائی دی، اس کا باپ اور بھائی گیٹ پر مل گئے۔ مجھے دراصل آپ لوگوں سے ہی بات کرنی تھی، آپ اپنی لڑکی کو سمجھائیے، جب میرے شوہر دفتر جانے کو گھر سے نکلتے ہیں گیٹ پر آ کر جھانکتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا یہ شکایت آپ کے شوہر نے کی ہے؟ لڑکی کے بھائی نے سوال کیا۔ وہ کیوں شکایت کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی لڑکی سے ملے ہوئے ہیں، وہ مرد ہیں، مگر ان کا کیا جائے گا، بدنامی تو آپ کی لڑکی کی ہوگی۔ فائزہ یہ کہہ کر گھر کو لوٹ آئی، مگر بھوسے میں چنگاری ڈال آئی تھی۔ اگلے روز جب میں دفتر جانے کو گھر سے نکلا، پڑوس کے 4 نوجوان جو اس لڑکی کے بھائی تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہاکھیاں تھامے کھڑے تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور للکار کر کہا کہ یہاں رہنا ہے تو شریفوں کی طرح رہنا ہوگا، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ کل تمہاری بیوی شکایت لے کر آئی تھی کہ تم ہمارے گھر کی طرف تاکتے ہو اور تمہارے غلط ارادے ہیں، باز آ جاؤ ورنہ مار مار کر بھرکس نکال دیں گے۔ بہتر ہے جلد از جلد بوریا بستر باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ، کوئی دوسرا مکان تلاش کر لو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر 2-4 ضربیں بھی لگا دیں۔ میں حیران و پریشان دفتر جانے کے بجائے سیدھا اپنے سسرال چلا گیا اور اپنے سسر کو جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا اور ان سے پوچھا کیا فائزہ کے ساتھ پہلے سے ہی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اتنی شکی مزاج ہوگی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سسر سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئے اور مرہم پٹی کرائی۔ اس واقعے سے میری عزت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے آنن فانن گھر بدل لیا، جلدی میں جیسا بھی ملا لے لیا۔ مکان ہوادار نہ تھا اور کرایہ بھی زیادہ تھا، لیکن مجبوری تھی کہ وہاں اب مزید رہنے کا حوصلہ نہ تھا۔ ایک تو پڑوسی دشمن ہو گئے، اوپر سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ نیا مکان لیتے وقت اس امر کا خیال رکھا کہ پاس پڑوس میں کوئی مکان نہ ہو۔ میرے اوپر جو گزری سو گزری، لیکن فائزہ چند دن بہت خوش رہی کہ میاں کو کسی دوسری عورت کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہونے سے بچا لائی تھی، بہت شاد تھی۔
6 माह तक कोई शिकायत मौसूल न हुई। 6 माह बाद एक दिन फिर फायजा का मुंह फूला हुआ देखा। अब क्या मसला हो गया? अब तो हमने दूसरा घर भी बदल लिया और ऐसे वीराने में घर लिया है कि जहां आगे पीछे इधर उधर भी कोई मकान नहीं है। हाँ, पास पड़ोस में कोई नहीं है, लेकिन सामने मैदान के इस पार एक बड़ा अस्पताल है। तो क्या हुआ? अस्पताल से क्या दवाओं की बू आती है? दवाओं की बू नहीं आती, लेकिन वहाँ नर्सें तो काम करती हैं। नर्सें तो हर अस्पताल में होती हैं। फायजा ने कहा कि तुम छत पर जाकर अस्पताल की नर्सों को देखते हो। फायजा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। अस्पताल मेरे घर से इतनी दूर था कि यहाँ से लोग कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा बड़े नज़र नहीं आते थे। मैं एक मर्तबा फिर अपने ससुर के पास गया और उनको नई सूरत हाल के बारे में बताया। अम्मी ने तसल्ली दी कि हौसला रखो, हम खुद तुमको कोई अच्छा सा कुशादा घर तलाश किए देते हैं। तब तक तुम हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ। ये वैसे ही खाली पड़ा है, किराए की जहमत से बचे रहोगे और फायजा यहाँ दम न मार सकेगी। तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं अपने ससुराल में ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। फायजा खुश थी कि फिर से मैके का कुर्ब हासिल हो गया। खाना पकाने से भी जान छूट गई कि ससुराल वाले जो पकता हमारी सास हमारे घर भिजवा देती कि कुछ दिनों की बात है, जब इनको घर मिल जाएगा, फ़िलहाल तो मेहमान हैं। फिर ससुर साहब ने घर के नज़दीक वो प्लाट ख़रीद लिया जो कुछ अरसे से बराए फ़रोख्त था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ रकम का तुम बंदोबस्त करो, बुनियाद मैं डलवा देता हूँ। 2 कमरे फ़िलहाल इस पर बनवा लो। घर हमसे करीब होगा तो फायजा को भी डर रहेगा, तुमको तंग करने की जुर्रत ना करेगी और मकान भी बन जाएगा। मैंने कोशिश करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और इस प्लाट पर 2 कमरे बनाकर इसमें शिफ्ट हो गए। चंद महीने बाद अल्लाह ने बेटी दे दी। घर खुशियों से भर गया। हमारी बेटी अभी 1 साल की थी कि एक रोज़ मुंह बसोरती अपने मैके गई और जाते ही अपनी मुमानी के गले से लगकर रोने लगी। मेरी सास ने पूछा, खैर तो है बेटी, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, कुछ बताओ तो सही। कहने लगी कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या कह रही हो? कहीं कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? किससे की है शादी? ये तो पता नहीं, लेकिन घर से निकलते हैं तो खूब बंग संवर कर, परफ्यूम लगाकर और पहले खुद को आईने में खूब अच्छी तरह देखते हैं। आजकल नए जोड़े भी सिलवाए हैं इन्होंने। इन बातों से ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। बगैर किसी सबूत के तुम कैसे इतनी बड़ी बात कह रही हो? मेरी सास ने काफ़ी समझाया, लेकिन फायजा ने कोई बात समझने की कोशिश ना की, बस रोने से काम था। शाम तक रोती बिलखती रही। मेरी सास ने बहुत कोशिश करके किसी तरह इनको घर भेजा कि जाओ, शौहर के आने का वक्त हो रहा है, तुम जाकर शौहर को खाना दो। ज़रा देर बाद मैं आ जाऊंगी और दामाद से पूछूंगी कि क्या किया है और क्यों किया। ये सुनकर फायजा वापस घर आ गई। मैं दफ्तर से घर आया तो मेरे से बहुत लड़ी। बस एक ही तकरार थी कि बताओ किससे दूसरी शादी की है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। सुबह उठा तो फायजा घर से गायब थी। मैं समझा कि अपने मैके गई हुई है। मैं ढूंढते हुए वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ भी नहीं है। अब हम सब परेशान हो गए और फायजा को ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। बिलाखिर दारुल अमान से फ़ोन आया। पता चला वहाँ पहुँची हुई है। इनको लाने गए, आने से साफ इनकार कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग सभी मेरी जान के दरपे हैं, मुझे खाने में जहर देकर मारना चाहते हैं। वो तो मैंने सुन लिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। फायजा ने अपनी बच्ची तक से मिलने से इनकार कर दिया। सब ने कहा कि इसे अभी वहाँ ही रहने दो, कुछ दिन गुजरेंगे, घर और बच्ची की याद सताएगी तो मना कर ले आएंगे। अगली दफ़ा दारुल अमान गए
تو پتہ چلا کہ نفسیاتی امراض کے اسپتال میں ہے، علاج ہو رہا ہے۔ وہاں گئے تو ڈاکٹر نے مایوسی ظاہر کر دی۔ بہرحال 6 ماہ بعد ان کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا اور وہیں کچھ عرصے بعد فائزہ کا انتقال ہو گیا۔ دراصل پارٹیشن کے وقت اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بلوائیوں کے ہاتھوں قتل عام کا منظر اس کے لاشعور میں محفوظ تھا۔ وہ لاشعوری خوف اس کو کسی اجنبی پر اعتبار کرنے سے روکتا تھا اور آخر یہی خوف فائزہ کی جان لے گیا۔